सर पकड़ लेते हैं बच्चे मेरी शक्ल देख के। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोग को आवाज़ आ रही है तो क्लास शुरू करें। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन साफ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, वो बोल के मैं समझा दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है नेटवर्क का इशू होगा, इस वजह से स्क्रीन साफ नहीं आ रही है। लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम लोगों का वो है चैप्टर लेसन नंबर 22, द लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर का मतलब है कानून साज असेंबली। आपको मालूम है कि भारत में जमहूरियत के 3 स्तंभ हैं। तो पहला है उसमें कानून साज असेंबली, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव है जो उसको लागू करते हैं, और फिर अदलिया है, मतलब अदालतें हैं। तो कानून साज असेंबली को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। कानून साज असेंबली होती क्या है और उसके मेंबरान कैसे बनते हैं, कौन कौन मेंबरान होते हैं, और स्टेट लेवल पे यानी आपका जो राज्य के लेवल पे है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आप मेरे लेफ्ट साइड पे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लें और इसको लिखिए जमहूरियत के 3 स्तंभ, कानून साज असेंबली, एग्जीक्यूटिव और अदलिया, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए उर्दू में कोई एक बहुत अच्छा आसान शब्द नहीं है, तो इसलिए आप एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और जब आप एग्जाम में लिखें और आप अपनी उर्दू राइटिंग कर रही हो तो उसमें शायद में ब्रैकेट में इंग्लिश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लिख दें तो बेहतर होगा वो आपके लिए। ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कानून साज असेंबली पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर 22 जो है वो कानून साज असेंबली में है। ठीक, कानून साज असेंबली 2 लेवल पे होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो वर्टिकल इसमें 2 भाग में पावर बटी हुई है। कौन कौन से भाग में पावर बटी हुई है? एक है भारत सरकार और एक राज्य की सरकार है। तो भारत सरकार को यूनियन लेवल की गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनियन यानी जो भारत सरकार होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो यूनियन लेवल की गवर्नमेंट होगी। और एक होगी राज्य की सरकारें यानी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली की सरकार है, बिहार की सरकार है, यूपी की, गुजरात की सरकार है, तो ये राज्य की सरकारें हैं। तो यूनियन लेवल में जो सरकार होगी उसमें जो कानून साज असेंबली होगी उसके कौन कौन लोग अहम हिस्सा होंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो कानून साज असेंबली अगर स्टेट यूनियन लेवल पे है तो पार्लियामेंट होगी उसमें, और उसके 3 लोग होंगे उसमें, तीन अहम इंस्टीट्यूशन होंगे, 3 लोग उसका अहम अंग होंगे। पहला कौन होगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसके जो यूनियन लेवल पे जो असेंबली है या यूनियन लेवल पे कानून साज असेंबली होगी उसके 3 अहम अंग हैं। कौन कौन से? एक है जो है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अब आप पूछेंगे कि जनाब लोकसभा प्रेसिडेंट का होना अनिवार्य क्यों है? उसमें प्रेसिडेंट क्यों होते हैं? तो प्रेसिडेंट उसमें इसलिए होते हैं कि अगर कोई भी कानून लोकसभा या राज्यसभा से बन के आता है वो तब तक कानून नहीं माना जाता तब तक उसमें प्रेसिडेंट साहब की मोहर ना लग जाए या प्रेसिडेंट साहब उसको साइन ना कर दें। इसलिए जो है प्रेसिडेंट कानून साज असेंबली का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि कानून साज असेंबली के अहम अंग जो हैं उसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, अब कानून साज असेंबली है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है।
अब लोकसभा में आप कैसे मेंबरान बनते हैं, कानून साज असेंबली में कौन कौन मेंबर हो सकता है, कैसे मेंबर बनेंगे, तो उसकी जो मिनिमम एज है, सबसे कम उम्र में मतलब कोई अगर बन सकता है तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 साल। ठीक है, 25 साल की उम्र में कोई शख्स जो है कानून साज असेंबली पार्लियामेंट लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक, इसमें टोटल मेंबर जो है वो 550, एक जमाने में 552 होते थे, लेकिन संवैधानिक तरमीमी कानून के तहत एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीट्स थी वो हटा दी गई, और अब जो है ये 540-50 जो है मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ इंडिया का उस पर कब्जा है, इस वजह से कुछ सीट्स जो हैं वो उसके लिए मुकर्रर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। और जो 543 पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 543 मेंबर्स, 543 मेंबर बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा 530 मेंबर जो हैं वो राज्य से चुन के आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अब 20 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये 8, और दिल्ली, ये 8 जगह हैं जहां से 20 एमपी आएंगे, और 530 एमपी जो आएंगे वो आपके स्टेट से आएंगे, जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, यहां से टोटल जो राज्य हैं उससे 530 एमपी आएंगे। ठीक है, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कानून साज असेंबली यूनियन लेवल में 3 अहम अंग हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द स्टेट, यानी अपर हाउस, और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। और हम लोग जो डायरेक्ट वोट देके इलेक्शन में चुनते हैं उसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, और राज्यसभा में जो लोग होते हैं उनको जो है उन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, स्टेट के जो संसद विधायक होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के एमपी को। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पे यानी राज्य के स्तर पे जो है उसमें भी 3 अंग हैं, कौन कौन? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है। भारत में कुल 8 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे विधान परिषद है। विधान परिषद जहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे विधान परिषद है। ठीक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो वहां पे 3 अहम हिस्से हैं, विधानसभा और विधान परिषद और गवर्नर। यानी अगर कानून राज्य से बन के आएगा तो विधानसभा से पारित होके वो जाएगा गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब उस पर मोहर लगाएंगे तब वो कानून बनेगा। ठीक है, जब तक गवर्नर साहब की मोहर नहीं लग जाएगी और यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट महोदया की मोहर नहीं लग जाएगी, तब तक जो है आप वो कानून माना नहीं जाएगा। अब ये समझिए कि कानून बनाने की जो पावर है, कानून साज असेंबली जो है वो किस किस चीज पे कानून बना सकती है, वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइडेड है संविधान आइन में। वो चीज प्रोवाइडेड, वो दी गई है कि कहां पे आप जो है यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है और कहां पे राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं। और उसके अलावा जैसे आपको पता हो कि अगर कोई मसले पे दोनों कानून बना सकते हैं, 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी लिख लीजिए। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, बोथ। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में बोथ कानून, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब भारत सरकार कानून बना देगी तो राज्य की सरकार का कानून जो है निरस्त हो जाएगा, उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये कब हुआ था? जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था। आप लोगों को याद हो कि दिल्ली की सरकार ने भी कानून बनाया, फिर भारत सरकार ने कानून बनाया, तो बाद में जो भारत सरकार ने कानून बनाया वो लागू हुआ। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में भारत सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। कंकरेंट की स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको बता देता हूं, CONCURRENT, कंकरेंट लिस्ट। और एक होते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट। रेजिडरी सब्जेक्ट जो इन तीनों में से कहीं नहीं होंगे उसको बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट। रेजिडरी सब्जेक्ट, इसका मतलब यह है कि जो इन तीनों में भी नहीं है,
उस पे भी भारत सरकार कानून बना सकती है। यानी कानून बनाने की जो क्षमता है वो भारत सरकार के पास ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो गवर्नेंस है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पावर डिवाइडेड है। पावर डिवाइडेड है 2 पिलर्स में। कौन कौन सा? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पावर हम लोगों ने लोकल म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स को भी दी हैं। म्युनिसिपल गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं? म्युनिसिपल गवर्नमेंट होती हैं जैसे नगर पंचायत है, मेयर जहां होता है, म्युनिसिपल कारपोरेशन होती है, या नगर परिषद है जहां चेयरमैन होते हैं। वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि वो लोग भी कुछ चीजों पे लेजिस्लेट यानी कानून साज कर सकते हैं, यानी कानून साजी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट में भारत सरकार कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट है जहां पे राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं। कंकरेंट लिस्ट है जहां दोनों लोग कानून बना सकते हैं। और अगर भारत सरकार ने कानून बना दिया तो राज्य की सरकार का कानून जो है उसका पावर कम हो जाएगी, उसकी पावर खत्म हो जाएगी, वो निरस्त हो जाएगा और भारत सरकार का कानून लागू होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे हमारे यहाँ 3 स्तंभ है जमहूरियत के। पहला है लेजिस्लेचर, कानून साज असेंबली, एग्जीक्यूटिव और अदलिया। 3 पिलर्स हैं। उसमें लेजिस्लेचर में हमने देखा कि जो है यूनियन लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है। यूनियन लेवल पे 3 अहम अंग हैं, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और उसके अलावा जो स्टेट लेवल है वहां पे है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए राज्यसभा क्या है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब समझिए जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लोकसभा के बारे में यह है कि लोकसभा 5 साल में खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा चुन के आती है। पूरी लोकसभा 5 साल में दोबारा री इलेक्ट होती है, मतलब वहां पे दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, हमेशा रहेगा। ठीक है, और राज्यसभा का अपर हाउस भी को बोलते हैं और हाउस ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के। ये एग्जाम में आपको लिख के आना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा कंप्राइजेज ऑफ हुम, तो आपको ये लिखना होगा। और उसका स्पीकर कौन होता है राज्यसभा का, तो आप बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसका जो मिनिमम एज है 30 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जो है, कोई फर्द जो है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बन सकता है। उसका टेन्योर 6 साल का होता है और उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। इसलिए ये रिटायरमेंट की बात हो रही है, ना कि डिसोल्यूशन की। रिटायरमेंट की बात हो रही है, डिसोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये परमानेंट हाउस है। ये जो है यहाँ पे कभी भी ये हाउस डिसॉल्व नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, और एक चीज और भी याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट, जैसे आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो स्पीकर साहब हैं, वो स्पीकर साहब जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मेंबर नहीं होते हाउस के। तो अगर कोई शख्स हाउस का मेंबर नहीं है और कोई ऐसा मसला आ जाए कि उसे वोट देना पड़े, तो वो सिर्फ उस सिचुएशन में वोट कर सकता है जब उसको जो है, जब टाई ब्रेक हो जाए, मतलब जब दोनों पार्टी को वोट 50-50 मिल जाए और उसको ब्रेक करने के लिए एक पार्टी को वोट देना हो, तो फिर राज्यसभा में जो चेयरपर्सन है, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, फिर वो वोट देंगे टाई को तोड़ने के लिए। मतलब अगर बराबर के वोट हो जाएं तो बराबरी खत्म करने के लिए फिर वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज उनके पास पावर नहीं है वोट देने की। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर राज्यसभा के लोग, राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो होते हैं, उनको कौन चुनता है? तो ये हर स्टेट के अलग एक लिस्ट है कि किस स्टेट के पास कितनी सीट है राज्यसभा की। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं और 31 सीटों में उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं वो एमपी राज्यसभा इलेक्ट करेंगे। तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, यानी जो विधानसभा के मेंबर हैं, वो राज्यसभा के एमपी को इलेक्ट करते हैं, वो चुनते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में स्पीकर साहब होते हैं और लोकसभा के मेंबरान होते हैं। लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो खुद मेंबर होते हैं लोकसभा के, तो मेंबर ऑफ द हाउस है और वो वोट कर सकते हैं जब टाई होगा, जब बराबरी हो जाएगी वोटों की, तब वो टाई कर सकते हैं, तब वोट दे सकते हैं। मिनिमम एज कितनी है? 25 साल।
टेन्योर कितने साल, कितने टाइम का होता है, कितने वक्त तक वो रह सकते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, वो 5 साल के लिए रह सकते हैं। और अगर इमरजेंसी लागू हो जाए तो वो उससे पहले भी खत्म हो सकती है उनकी मेंबरशिप, ठीक है। और मनी बिल, अब सवाल यह है कि लोकसभा होगी क्या कानून साज असेंबली होगी, उसका काम क्या होगा? कानून साज असेंबली जो होगी उसका काम ये होगा कि वो कानून साजी करेगी, कुछ ऐसे मसले होंगे जिन पे कानून साजी करेगी और देश के हित में वो कानून बनाने का काम करेगी। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ चीजों में पैसे का भी उसमें इस्तेमाल होगा। जो कानून जिसमें पैसे का इस्तेमाल हो या पैसे लागू हो तो वो कानून सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले पेश हो सकते हैं। यानी मनी बिल कैन ओनली बी रेज इन लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर ही पैसे वाला कानून, जहां पे पैसे का या मनी बिल का इन्वॉल्वमेंट है या पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो कानून सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित हो सकते हैं, मतलब लोकसभा में पेश होंगे और राज्यसभा को उनको 14 दिन के अंदर वापस करना होता है, ठीक। लेकिन जो राज्यसभा के कानून है, राज्यसभा में कानून कौन से पेश हो सकते हैं? कोई भी नॉर्मल बिल, नॉर्मल कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट जिस पे कानून बनाना चाहती है, वो नॉर्मल कोई भी बिल पेश हो सकता है राज्यसभा में और उसके बाद उस पर कानून साजी होगी, उस पर बहस होगी, बहस होने के बाद जो है दोनों पार्टी उस पर वोट देंगी और वोट देने के बाद फिर कानून साजी होगी उस पर, और अगर प्रेसिडेंट साहब ने उस पर मोहर लगा दी तो फिर वो कानून बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? लोकसभा, राज्यसभा, और ये बात समझ में आ गई कि जो है प्रेसिडेंट जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वोट मतलब अगर आप प्रेसिडेंट का मोहर ना हो तो वो कानून नहीं होगा, यानी प्रेसिडेंट का एसेंट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछेंगे कि कानून साजी करने के लिए भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, तो आपको बताना होगा कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। फिर आपसे पूछेंगे राज्य के लेवल पे क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, तो आप बताएंगे कि विधानसभा और गवर्नर। जिन स्टेट्स में विधान परिषद है तो विधान परिषद भी रोल प्ले करती है कानून साजी का। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन लोग जो हैं लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, तो आप बताएंगे कि 25 साल से उम्र का जो व्यक्ति है, वो 25 साल से उम्र जिसकी ज्यादा है वो जो है आपका इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है लोकसभा का, और उसके बाद उसका टेन्योर 5 साल का होगा, 5 साल में पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद वो लोग जब स्पीकर होगा, स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, लोकसभा का जो मेंबर होगा उसी में से वो चुनेंगे। और इस वक्त जो ठीक है, इससे जो इस वक्त स्पीकर जो है, स्पीकर है इस वक्त ओम बिरला, और उनके बीच में इलेक्शन हुआ था और ओम बिरला साहब जो है दोबारा जो है स्पीकर बन के आए हैं। ठीक, आप लोग को आवाज नहीं आ रही है क्या? समझ आता है क्या बोलते हैं, हमारे पास किताब नहीं, तो मुताला करना है, समझ आता है, बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हल्के हल्के पढ़ा देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ कानून साजी पे बात हो रही है, ये बात समझ में आ रही है कि कानून साजी करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा का अहम योगदान होता है। ये बात तो समझ में आ रही है ना? अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये समझने की जरूरत है कि कानून साज असेंबली जमहूरियत में क्यों जरूरी है। तो कानून साज असेंबली जमहूरियत में इसलिए जरूरी है कि लोग जो कानून साजी करने के लिए लोगों को चुना जाता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। मतलब हम लोग वोट देते हैं, आम आवाम वोट देगी और उसके बाद जो है कानून साज असेंबली में वो शख्स पहुंचेंगे जो कानून साजी कर सके, ठीक। और वो कानून साज असेंबली में वो लोग होंगे जो लोग 25 साल से उम्र के ज्यादा के होंगे, ठीक है, और वो 5 साल तक जो है उस असेंबली के मेंबरान रह सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ रही है? अब इसमें भी कोई तेजी है तो बता दीजिए, और स्लो कर दूंगा मैं। अब ठीक है? हाँ, अब इसमें जो है 2 हाउस है, पहला हाउस है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में अवाम सीधे सीधे वोट देके लोगों को चुनती है। राज्यसभा में जो विधानसभा है, मतलब स्टेट के लेवल पे एक कानून साजी होती है, एक होती है भारत सरकार के यानी यूनियन लेवल पे कानून साजी होती है।
तो राज्य के लेवल पे जो कानून साजी होती है उसके जो मेंबरान होते हैं उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक हिंदी में बोलते हैं उसको, आम जबान में उसको विधायक बोलते हैं। तो विधायक जो है एमपी राज्यसभा को चुनते हैं। ठीक है, आपस में कान में बात मत करिए, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो राज्यसभा में जो कानून साजिश, सर पीछे ना बुक दिखा दीजिए। राज्यसभा की जो इलेक्शन होगा, राज्यसभा के इलेक्शन में आपको जो है उसमें वोट देने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के मेंबरान का है। विधानसभा के मेंबरान को हम लोग चुनते हैं और राज्यसभा के लोगों को विधानसभा के लोग चुनते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी होता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, हम लोग विधानसभा और लोकसभा के मेंबरान को चूज करते हैं, फिर वो लोग वोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप लोग अगर स्क्रीन देखें, और आपकी बुक में भी ये बात है कि 250 मेंबरान आप चूज कर सकते हैं लोग राज्यसभा के लिए, और जो है इसी तरीके से आप जो है मेंबरान चूज कर सकते हैं लोकसभा के लिए, और 12 मेंबरान जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति चूज करके भेजते हैं। राष्ट्रपति जी जो हैं वो उनके 12 मेंबरान होंगे। वो 12 मेंबरान कौन कौन हो सकते हैं? वो किसी साइंस की फील्ड के हो सकते हैं, सोशल सर्विस, पब्लिक सर्विस के फील्ड के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड के लोग हो सकते हैं, जो 12 मेंबरान डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब चूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो 238 लोग हैं वो उसको विधानसभा के मेंबर चूज करके भेजते हैं। ठीक, ये जो बात है ये है राज्यसभा की बात। अब अगर यहाँ राज्यसभा आपको समझ में आ गई हो, तो लोकसभा में आपको बता रहा था कि लोकसभा में कोई शख्स जो है मेंबर बन सकता है जिसकी उम्र 25 साल है, और वो 5 साल तक के लिए रह सकता है, क्योंकि लोकसभा जो है वो 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर नई लोकसभा बनती है। अब जब नई लोकसभा बनेगी तो नए मेंबर आएंगे और नया स्पीकर होगा। इसी तरीके से राज्यसभा को आप, मैंने बताया था कि राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता है, मतलब राज्यसभा का हाउस जो है वो परमानेंट हाउस है, उसके मेंबर रिटायर होते हैं, खत्म नहीं होता है वो। जैसे 5 साल पे लोकसभा खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा ऐसे डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब राज्यसभा जब डिसॉल्व नहीं होगी और लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्या लोकसभा 5 साल से ज्यादा या 5 साल के कम में भी खत्म हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, यानी 50% मेंबर नहीं होंगे, 50 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, 50% से ज्यादा, तो वो पार्टी जो है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो पार्टी को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, और फिर या तो प्रेसिडेंट जो है बोलेंगे नया इलेक्शन होना चाहिए, या फिर किसी दूसरी पार्टी को बोलेंगे कि आइए आप सरकार बनाइए, मिली जुली सरकार बनाइए। ठीक है, जैसे इस वक्त सरकार चल रही है तो वो मिली जुली सरकार है, उसमें बीजेपी भी है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी जो है, एनडीए जो अलायंस पार्टनर है, उसमें टीडीपी है और आपके नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी है, वो लोग मिलके जो है फिर सरकार चलाएंगे। ठीक, इस तरीके का भी हो सकता है कि 5 साल से ज्यादा भी हो जाए, जैसे कभी इमरजेंसी लागू हुई, देश में ऐसी कोई आपातकालीन की स्थिति हो गई जिसकी वजह से आप जो है आगे तक सरकार चलाना चाहते हैं, मतलब 6 वर्ष हो जाए, तो वो एक्सटेंड भी हो सकती है, बट लेकिन 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती है, वो तभी होगी जब इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आप लोगों को ठीक है। अब पार्लियामेंट का कुछ काम होता है, पार्लियामेंट के क्या क्या काम होंगे, पार्लियामेंट के क्या काम होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे 22 पॉइंट पे, 22 नंबर पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट के क्या काम है। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए, ये ईवीएम मशीन की तस्वीर है कि वोट कैसे दिए जाते हैं। तो आपको मालूम हो, यहां मैं बता दूं कि वोट कैसे दिए जाएंगे। तो ये ईवीएम मशीन की पिक्चर थोड़ी ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है। आप जिसने भी वोट दिया हो, लेकिन अभी तो आप लोग की उम्र नहीं होगी, जिनकी 18 साल से ज्यादा उम्र हो गई होगी उन्होंने वोट दिया होगा, और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो अपना नाम रजिस्टर कराते हैं वोटिंग लिस्ट में, और फिर वो जाके वोट डालते हैं। ये वोटिंग मशीन है जहां पे वोट डाली जाती है और इसके उस जरिए वोट रिकॉर्ड होती है। ये उम्र, अब ये लिखिएगा कि राजीव गांधी की सरकार ने 18 साल जो उम्र थी पहले, ये 21 साल थी, और 61वें तरमीमी कानून के तहत
जो है उसकी उम्र कम की गई और अब उम्र 18 साल है। जो शख्स 18 साल से ज़्यादा का या 18 साल या उससे ज़्यादा का हो जाएगा वो उसकी फिर जो है वो वोट डालने के लिए वोट डाल सकता है। उसके पास राइट है कि वो वोट डाले और अपने आप को पहले रजिस्टर करे वोट डालने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये मैं बता रहा था कि 25 साल एज होनी चाहिए, तो ये 25 साल एज होनी चाहिए। और कोई शख्स जो है वो भारत का नागरिक होगा तभी वो जो है कर सकता है, वोट डाल सकता है। दूसरा, अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो उसके लिए सीट रिजर्व है, तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उस कम्युनिटी से होना चाहिए तभी वो जो है उस सीट से लड़ सकता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसका टेन्योर 5 साल तक का हो सकता है और 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी लागू हो जाए। ठीक है, स्पीकर इनके ऑफिशियल्स कौन होते हैं, कौन कौन लोग मेंबर होंगे लोकसभा के, लोकसभा में मेंबर कौन कौन हो सकता है, स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। ठीक है, ये लोकसभा के ही मेंबर होंगे, यही लोग चुन के आते हैं। उसके अलावा पावर एंड फंक्शंस हैं, ऑफिशियल पावर्स एंड फंक्शंस हैं कि स्पीकर का क्या काम होगा। स्पीकर का काम होगा कि वो मीटिंग जो है मीटिंग को बुलाए, कोई मीटिंग जो है हाउस को बुलाए, हाउस में जो है फिर डिस्कशन करे, डिबेट करे। और कोई मेंबर कानून साज असेंबली में बद अखलाक से पेश आ रहा है तो उसको जो है हटा भी निकाल भी सकते हैं। ये भी पावर जो है स्पीकर साहब के पास है। और स्पीकर के पास पावर है कि वो डिसाइड करें, जैसे मैंने बताया कि मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये पावर भी स्पीकर साहब के पास है। और स्पीकर साहब के पास पावर है कि वो दोनों हाउस का एक जॉइंट सेशन बुला सकते हैं और उसको प्रिसाइड करने की पावर जो है वो स्पीकर साहब के पास है। स्पीकर साहब दोनों हाउस की मीटिंग बुलाएंगे और उसकी जो फिर सदारत करेंगे। ठीक है, अभी देखिए पावर्स एंड फंक्शंस की बात हो रही है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपको पता है कि पावर क्या है, क्या ताकत है कानून साज असेंबली की। तो पहली ताकत तो कानून साज असेंबली की यह है कि वो कानून साजी करती है और उसका मेन काम यह है कि वो कानून साजी करके उसको जो है प्रेसिडेंट से मोहर लगवा के और एग्जीक्यूटिव से फिर उस पे वो लागू करवाती है। ठीक है, ये काम जो है कानून साज असेंबली का है। फिर कानून साज असेंबली के पास कुछ ऐसी पावर भी हैं जो पावर एग्जीक्यूटिव के पास है। वो पावर क्या होती है कानून साज असेंबली की, वो पावर क्या होती है कानून साज असेंबली की? वो आप देखेंगे कि कानून साज असेंबली की जो पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। वो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या कानून साज असेंबली की पावर होंगी कि वो किसी भी मेंबर जो बद अखलाकी करे उसको हटा सकती है। फिर कोई ऐसा अहम मौजू है जिस पे बहस होनी चाहिए या बात होनी चाहिए तो वो डिस्कशन कर सकती है, जिसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। और जो कानून साज असेंबली है उसका जो टाइम पीरियड है उसका शुरू का 1 घंटा जो है उसमें बहस होती है अहम मसलों पे। जो भारत में अहम मसले चल रहे हैं उन पे पहले जो बहस होगी वो शुरू के 1 घंटे में होगी। उसके बाद कोई ऐसा मामला है जिस पे लगता है कि इस चीज़ को बाद में बहस करनी है तो वो स्पीकर साहब का काम है कि स्पीकर साहब उसको बाद में रख लें। इसी तरीके से फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि जब लगता है, क्योंकि जो कानून साज असेंबली में मेजॉरिटी पार्टी यानी प्राइम मिनिस्टर की जो पार्टी होगी उसके पास हमेशा जो है 50 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। मतलब अगर 500 सीटें हैं तो 251 मेंबर जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के होने चाहिए। और अगर वो चीज़ें कम हो रही हैं, मतलब 251 से कम हो रही हैं, तो फिर पार्लियामेंट जो है फिर उस पर नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और प्रेसिडेंट जो है ये स्पीकर साहब जो है फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस करवाएंगे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जब बहस हो जाएगी और वो पारित हो जाता है, मतलब उसमें वोट पड़ जाते हैं 51% नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में, तो फिर वो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और फिर नई सरकार को चुना जाता है, या तो इलेक्शन के जरिए या फिर वो जो है गठजोड़ से नई सरकार बनती है। ठीक है, और ये पावर भी है कि आप जो है कानून साज असेंबली के पास ये पावर भी है कि बजट जब पेश होगा तो बजट पे बहस होती है। और जब बजट पे बहस होती है तो स्पीकर टाइम बताते हैं कि किस शख्स को या किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना समय मिलेगा बहस करने के लिए। तो ये पावर भी जो है स्पीकर साहब के पास है। एनुअल बजट जब पेश होता है जिसमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ में कितना मुनाफा इजाफा हुआ, कितनी महंगाई बढ़ी या कितनी महंगाई घटी, ये सारी पावर जो है वो भी कानून साज असेंबली की है। दूसरा ये है कि कानून साज असेंबली के पास ये भी पावर है कि आइन को
में तरमीम कर सके, आइन में तरमीम कर सके और उसमें कोई नई चीज़ डाल सके। तो आज तक भारत के आइन में 106 बार तरमीमी कानून के ज़रिए तरमीम हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। एग्ज़ाम में आप ये लिखें कि कानून साज असेंबली के पास ये ताकत है कि वो आइन में तरमीम कर सकती है। तो आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कानून साज असेंबली क्या पूरा आइन तरमीम कर सकती है और नया आइन ले आए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है केशवानंदा भारती का, जिसमें कहा गया कि कानून साज असेंबली जो है वो कानून तो आइन तरमीम कर सकती है, लेकिन जो बुनियादी उसूल हैं उसको तरमीम नहीं कर सकती। बुनियादी उसूल जैसे सेकुलरिज्म है, समाजवाद है, या फिर जो है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, या अदलिया की आज़ादी जो है, ये बुनियादी उसूल हैं। तो बुनियादी उसूलों को जो है कानून साज असेंबली जो है आइन के तरमीम नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? फिर इसी तरीके से जो है आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास भी कानून साज असेंबली होती है। उस असेंबली को बोलते हैं विधानसभा, उसको बोलते हैं विधानसभा। उसको बोलेंगे विधानसभा। अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों से है कि क्या प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? मतलब क्या प्रेसिडेंट के खिलाफ कभी जो है खिलाफ वर्जी हुई और प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि तो प्रेसिडेंट को कोई हटा सकते हैं? तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो कार्यक्रम होता है या जो प्रोग्राम दे रखा है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट मोशन। तो कानून साज असेंबली के अंदर इम्पीचमेंट मोशन पेश होगा और उस पर प्रेसिडेंट साहब को 14 दिन का समय दिया जाएगा और 14 दिन के अंदर वो अपनी जवाब देंगे कि आपके खिलाफ ये मोशन लाया गया है। तो जब वो जवाब दे देंगे तब जो है उनको हटाया जा सकता है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, तब वो हटा सकते हैं। ये काम भी कानून साज असेंबली का है। यानी मतलब समझिए कि कानून साज असेंबली के पास इतनी पावर है कि अगर इम्पीचमेंट मोशन पारित हो जाता है कानून साज असेंबली से तो वो प्रेसिडेंट को भी हटाने की पावर रखते हैं। ठीक है, और एक चीज और भी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अदालत यहाँ बुला सकती है। और स्पीकर के पास पावर है कि स्पीकर जो है अदालत की तरह काम कर सकें और अदालत फैसले भी दे सकें। जैसे कभी मैं अभी एक विधानसभा का एक किस्सा देख रहा था यूपी में। तो कुछ पुलिस वालों का मामला था जिसमें उन्होंने कुछ बदसलूकी कर दी थी। तो उन्होंने आके विधानसभा में माफ़ी मांगी और जो है अपनी बात को रखा। तो ये चीज़ भी है कि उनके पास एक आदिल करने की भी पावर जो है कानून साज असेंबली के पास है। मतलब वो एक जज का रोल भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कानून साज असेंबली राज्य की है, उसके भी कुछ कंपोजिशन है। उसका क्या कंपोजिशन है? उसका कंपोजिशन ये होता है कि पहले गवर्नर साहब होंगे, उसमें विधानसभा होगी, विधानसभा गवर्नर और विधान परिषद होगी। तो विधानसभा विधान परिषद जब होगी तो विधानसभा के जो मेंबरान होते हैं वो उसको लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। वो वोट कौन देगा? जो 18 साल से उम्र ज़्यादा हो जिसकी होगी वो डायरेक्ट वोट देके जो है कानून साज असेंबली में अपना मेंबर भेज सकता है और उसकी नुमाइंदगी वो करेगा, उसके इलाके की नुमाइंदगी करेगा। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये जो मेंबरान जाते हैं उनका मेन अहम मकसद जो नुमाइंदगी है, और जो कानून पारित हो रहे हैं, जो कानून बनाए जाएंगे, वो उस पर अपनी जो है रजामंदी देगा, या उसकी रजामंदी नहीं होगी तो वो उस पर बहस होगी। तो ऐसे कानून जिस पे आपकी नुमाइंदगी हो, तो ऐसे लोग आप नुमाइंदगी में पेश होते हैं, जो जाते हैं कानून साज असेंबली में, जो आपकी बात रख सकें।
तो आपका वोट देने का मकसद क्या है? आपका वोट देने का मकसद ये है कि वो आप ऐसे शख्स को वोट दें जो आपकी नुमाइंदगी कर सके। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है स्टेट लेवल में, कि वो एक राज्य के लिए कानून बनाए, उस पर कानून साजी करे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, अभी आपने देखा होगा कि कलकत्ता में एक लड़की के साथ जो है, एक डॉक्टर है, उसके साथ जो है गलत बलात्कार हुआ और उसकी एफआईआर दर्ज हुई और मुकदमा चला और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस लोगों की ताकत को देखते हुए फिर वहां पे एक कानून पारित हुआ और कहा गया कि जो कोई शख्स इस तरीके का अपराध करेगा उसको सीधे फांसी होगी। तो अब वो कानून बना, क्योंकि लोगों ने, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, तो वो कानून बनाने की पावर किसके पास थी? राज्य की सरकारों के पास। तो राज्य की सरकार ने कानून बनाया कि आप जो हैं, अगर कोई शख्स इस तरीके का अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर उसको फांसी दी जाएगी। ठीक है, उसको फांसी दी जाएगी। तो ये काम किसका था? राज्य की सरकारों का। इसलिए राज्य सरकार ने मुकदमा और राज्य सरकार ने कानून बनाया। अगर यही काम जो है डिफेंस का होता या रेलवेज का होता तो इसके लिए भारत सरकार कानून बनाती। और आपको मालूम है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्रिमिनल लॉज में अभी तब्दीली हुई है। तो पहले क्या था? आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, फिर था सीआरपीसी, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो ये चीजें अब चेंज हो गई और नए कानून आए। इसको भारत सरकार ने पारित किया क्योंकि ये पूरे भारत में लागू होना था। राज्य का मामला था तो राज्य में संशोधन जो लेके आई वो राज्य की सरकार यानी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट लेके आई कलकत्ता में, मतलब वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने कानून में तरमीम की। ये जो चीजें हैं ये आपको आइन के हिसाब से देखनी पड़ेंगी कि आइन में कानून साजी करने के लिए किसको कौन सी पावर दी गई है। इसलिए विधानसभा के पास जो पावर है वो कानून साजी की, वो इससे पार्लियामेंट से कम है। जो भारत का संसद है उससे कम है, क्योंकि उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 54 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब 54 मसलों पे कानून बना सकती है राज्य की सरकारें और 97 मसलों पे जो कानून बना सकती है वो भारत सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, फिर विधानसभा विधान परिषद का होना, मतलब किसी सरकार में, मतलब किसी राज्य में 2 हाउस हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन कुछ भारत में अमूमी राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद नहीं है, तो एक ही हाउस से काम हो जाता है। और उसमें जो है विधान परिषद में जो लोग होंगे उनका काम भी वैसा ही है, विधानसभा जो है सर राज्यसभा का काम है, और विधानसभा का जो काम है, विधानसभा में जो लोग हैं उनका काम ऐसा है जैसा कि आपका लोकसभा के मेंबरान का। ठीक, तो अगर कोई सवाल पूछे कि विधानसभा के मेंबर की उम्र कितनी होगी, तो आप बताओगे विधानसभा के मेंबर की उम्र जो होगी वो 25 साल होगी जैसे लोकसभा में। और आप पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि उसमें स्पीकर कैसे चुना जाता है, तो आप बताएंगे स्पीकर वो लोग अपने में से किसी शख्स को स्पीकर चुनते हैं और जो है उस पे जो है लेजिस्लेट करता है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो है विधानसभा में जो स्पीकर है क्या वो वोट दे सकता है, तो आप कहोगे कि वो स्पीकर वोट नहीं दे सकता। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए जहां पे 50 या 50-50 वोट हो जाए तो एक वोट उसको टाई को ब्रेक करने के लिए फिर वो अपना एक वोट डालेगा और टाई ब्रेक करेगा। ठीक, फिर आपसे पूछा जाए कि क्या उसके पास बजट पेश करने की पावर है, तो आप कहोगे हाँ बजट जो है विधानसभा विधान परिषद में पेश होगा और फिर गवर्नर साहब उस पर साइन करेंगे। तो एनुअल बजट पेश होना, राज्य की सरकार भी अपना बजट पेश करती है, दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करती है, यूपी सरकार, बिहार सरकार अपना बजट पेश करती है, भारत सरकार अपना बजट पेश करती है। ठीक है, इसी तरीके से उसमें जो है इलेक्टोरल फंक्शनिंग भी होती है। विधानसभा में जो लोग होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो उनका एक अहम योगदान होता है राष्ट्रपति को चुनने में। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को कौन लोग चुनते हैं, तो आप बताएंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो राज्यसभा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो कि इलेक्टेड हैं, जो जिसे प्रेसिडेंट ने नहीं अपॉइंट किया। 12 लोग जिन्हें प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है वो लोग वोट नहीं देते हैं, बाकी सारे लोग वोट देते हैं। और जो है लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये सारे लोग जो है इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उसमें जो है एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है। और आपसे सवाल पूछा जाए कि चेयरपर्सन राज्यसभा कौन होता है, तो आप बताएंगे कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछिए आप लोग। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में तो आप लोग पूछिए। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई सवाल है आप लोगों का? क्या आपस में बात कर रहे हैं? आज वो वाला मदरसा नहीं है सर? नहीं वो है। अच्छा, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग आज वाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है जुडिशरी के पोर्शन पर डिस्कशन करेंगे। जो अदलिया है उसका क्या रोल है, क्या योगदान है, भारत के आइन में उसके पास क्या क्या पावर दे रखी है, फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कानून साज असेंबली के बारे में आपसे ये मोटा मोटा पूछ सकते हैं कि कानून साज असेंबली के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, किस किस लेवल पे कानून साज असेंबली होती है, और कौन कौन लोग उसका अहम योगदान किन किन का होता है। तो वो सब आप लोगों को मैंने बता दिया है। इससे आपसे जो सवाल है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे कि कानून साज असेंबली लोकसभा के जो मेंबरान हैं उनकी उम्र कितनी है, तो वो डैश छोड़ के आपसे पूछ लेंगे कितने, हाउ मेनी ईयर्स पूछ लेंगे, तो आप बता देंगे 25 ईयर्स। फिर आपसे वो पूछ लेंगे कि क्या जो है स्पीकर साहब वोट दे सकते हैं, तो आप बताएंगे कि स्पीकर साहब वैसे तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ तब वोट दे सकते हैं जब टाई हो जाए किसी बिल पे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मनी बिल कहाँ पेश हो सकता है, तो आप बताएंगे कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित हो सकता, पेश हो सकता है। फिर आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट का रोल ये होता है कानून साज असेंबली में कि जो कानून बनते हैं तो प्रेसिडेंट की मोहर लगना उसमें अनिवार्य है। तब तक अगर प्रेसिडेंट की मोहर नहीं होगी तब तक जो है प्रेसिडेंट वो कानून जो है कानून नहीं माना जाएगा। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि जो लोकसभा के मेंबरान हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, 25 साल आयु होती है उनकी, 25 साल की उम्र में ही बन सकते हैं। और ये जो है ये बिल पेश करते हैं मेंबर, ये लोग दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आप राज्यसभा में 30 साल उम्र होती है और 6 साल टेन्योर होता है, और ये 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल में रिटायर करते हैं। ठीक, और ये परमानेंट हाउस है, लोकसभा जो है टेम्परेरी हाउस है, हर 5 साल में दोबारा इलेक्शन होता है और दोबारा जो है लोकसभा चुन के आती है। फिर आपसे पूछेंगे कि ये सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, तो सिमिलैरिटीज़ ये है कि ये दोनों लोग कानून बना सकते हैं, कानून साजी का काम करते हैं। फिर पूछा जाएगा कि इम्पीचमेंट मोशन का क्या होता है। इम्पीचमेंट मोशन क्या है कि पार्लियामेंट किसी भी प्रेसिडेंट को हटाना है या प्रेसिडेंट को हटाना है या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाना है, तो उसके लिए इम्पीचमेंट मोशन पारित होता है। और दोनों असेंबली में वो जब पास हो जाएगा तो फिर 14 दिन का समय देके प्रेसिडेंट साहब को और जो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज हैं उनको बुलाया जाएगा। ये पावर भी इनके पास कानून साज असेंबली के पास है। फिर आपसे पूछते हैं एनुअल बजट बहस कैसे होगी, क्या 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 चीज़ें पे बहस हो सकती है, तो आप बताएंगे कि जो अहम मसले हैं कानून साजी के, मतलब जिसमें जो देश के लिए अहम मसले हैं उस पर शुरू के 1 घंटे में बहस होती है। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेंगे कि बजट पे बहस हो सकती है, आप कहेंगे हाँ बजट पे बहस होती है। एनुअल बजट पे पूरा मौका मिलता है अपोजिशन पार्टी को कि वो सरकार को घेरे और सरकार से सवाल करें। ये आपसे मोटे मोटे सवाल हो सकते हैं। फिर विधानसभा विधान परिषद के बारे में पूछेंगे कि विधानसभा का मेंबर कौन हो सकता है, तो आप बताएंगे 25 साल उसकी आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर वो शेड्यूल कास्ट सीट से आया है तो वो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाएगा, तभी कहेगा कि वो जो है अनुसूचित जाति की सीट से लड़ सकता है इलेक्शन। ये आपसे कुछ मोटे मोटे सवाल इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया हूं, मैंने कोशिश की है। अगर आप लोग को कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन डाल के भी पूछ सकते हैं, लिखित में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।